नमस्कार दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि आप हमें कुंडली के एनालिसिस के बारे में कोई वीडियो बताएं, ताकि हम ये जान पाएं कि कुंडली को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, कैसे कुंडली के उपाय बताए जाते हैं, कैसे कुंडली को देखा जाता है। उसी संदर्भ में दोस्तों हम एक कुंडली लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, ये कुंडली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मकर लग्न की कुंडली है। दोस्तों, मकर इसलिए क्योंकि यहां पर 10 का अंक है। लग्न में आप देख रहे हैं 10 का अंक होने के कारण ये मकर लग्न की कुंडली बन गई दोस्तों। और मकर लग्न की कुंडली होने के कारण सबसे पहले ये चीज समझिए कि इसके स्वामी हैं शनिदेव। तो यहां पर आप ये समझिए कि लग्न के स्वामी कहां पर स्थित है, यानी कि मकर लग्न के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों की छठा भाव जो है हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, इसका मालिक है। तो यहां पर लग्न के स्वामी का छठे स्थान पर आने का मतलब हुआ, छठे स्थान पर इन दोस्तों यदि किसी भी कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी यदि अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, 6, 8, 12 में आ जाए, तो दोस्तों उस व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याओं का सामना जरूरत से थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे यदि आपके घर का जो मालिक है, यदि वो बलहीन हो, बीमार हो जाए, या मान लीजिए उसमें कमांड करने की ताकत ना हो, घर में उसकी चलती ना हो, तो दोस्तों ऐसे घर में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी कर रहा है, जिसको जो मर्जी आ रहा है वो अपना काम कर रहा है। तो उस घर का माहौल आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां उन कुंडलियों के अंदर लागू होती है जिन कुंडलियों में लग्न के स्वामी इन 3 स्थानों पर 6, 8, 12 में बैठे हों, या अस्त होकर के बैठे हों, या वक्री हो जाए, या 0 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहला परिणाम इस कुंडली का यह होगा कि इस व्यक्ति को जीवन के अंदर परेशानियों का अधिक अनुभव होगा। कोई परेशानी छोटी मोटी आते ही घबरा जाने वाला, यानी कि परिस्थितियां आरंभ भी नहीं, उससे पहले इसके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, अरे अब ये हो गया, अब कैसे होगा। तो यहां पर यह विचारधारा इस व्यक्ति की जरूर बनेगी, क्योंकि लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी, कि इस कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति है। दोस्तों गुरु इस कुंडली के अंदर चाहे मर्जी जिस स्थान पर भी बैठे हों, कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अच्छे फल से मतलब यह हुआ दोस्तों कि हर कुंडली के अंदर कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। वो इसलिए दोस्तों, या तो उनकी लग्न के स्वामी होते हैं उनसे अति शत्रुता होती है, या उस कुंडली के अंदर वो गलत भाव के अंदर बैठे होते हैं। तो यहां पर गलत भाव में तो अच्छे ग्रह भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर 3 ग्रह मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य और चंद्र, ये सदैव व्यक्ति को खराब रिजल्ट देते हैं। कि जहां भी बैठेंगे उस घर से संबंधित समस्याएं, उस घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स में कमी ये अवश्य करेंगे। तो यहां पर गुरु का चौथे स्थान पर होने का मतलब है माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, इस सब चीजों का मालिक है दोस्तों। तो यहां पर गुरु यहां पर क्या करेंगे, माता का सुख तो होगा लेकिन उसे पूर्णतया भोगने नहीं देंगे। वाहन का सुख होगा लेकिन उसे भोगने नहीं देंगे। जमीन जायदाद है लेकिन उसे भोगने नहीं देंगे। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, यहां पर मंगल की युति और है, लेकिन दोस्तों साथ में, और मंगल और गुरु की अच्छी मैत्री है, और चूंकि ये मंगल का अपना घर भी है, तो यहां पर स्वयं घर का मालिक उसके साथ होने की वजह से गुरु के
उनके दुष्प्रभाव में कुछ कमी तो अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी वो अपना दुष्प्रभाव देना छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर मंगल उस व्यक्ति को माता का सुख देंगे, लेकिन गुरु उस माता के सुख में थोड़ी सी कमी करेंगे। थोड़ी सी कमी से मतलब है कि मां का सुख तो लंबा मिलता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से उन्हें वो सुख उस सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। दोस्तों, दूसरी बात अपन करते हैं, यहां पर मंगल देव उसे वाहन का सुख देंगे, भूमि का सुख देंगे, जमीन जायदाद का सुख देंगे, पैतृक संपत्ति का सुख देंगे, और इस कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह भी है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न आता है कि जी मंगल और शनि की तो शत्रुता है, फिर ये कैसे मंगल इसमें योग कारक ग्रह हो गया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर हर लग्न की कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह मित्र है किसका, कौन सा शत्रु है, कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, इस सभी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की हुई है। हमें अपना दिमाग यहां लगाने की आवश्यकता नहीं कि इस कुंडली में कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर मकर लग्न की कुंडली है और उसमें मंगल है तो मंगल शुभ फल देंगे, चाहे वो जिस स्थान पर भी होंगे। हाँ, 6, 8, 12 में है तो उनके अच्छे प्रभाव में थोड़ी कमी अवश्य आएगी, लेकिन मंगल इसमें योग कारक ग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों केतु की। केतु इस कुंडली के अंदर पंचम भाव में होने के कारण व्यक्ति को लव रोमांस में थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं। संतान उनको क्रिएटिव मिलेगी, संतान यानी उम्मीद से अच्छे संतान का योग यहां पर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, केतु यहां पर नीच के भी हैं। नीच के होने का अभिप्राय यह हुआ कि केतु यहां पर व्यक्ति को इन सुखों के अंदर भी कोई ना कोई बाधा जरूर देंगे। बच्चे अच्छे हैं, लायक हैं, बुद्धि भी अच्छी है, क्रिएटिव है, लेकिन उसका उपयोग वो नहीं करने देंगे। कब हमेशा बच्चों से कोई ना कोई शिकायत होने लगी रहेगी, अरे ये बच्चे तो मेरे ऐसे हैं, ये कहना नहीं मानते, ये कोई ना कोई शिकायत सदैव वो अपने बच्चों से करते रहेंगे। हर चीज का ज्ञान उनको है, नॉलेज है, लेकिन फिर भी जब वो काम करने की बारी आएगी तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर केतु ने नेगेटिव रिजल्ट्स उनको देने हैं। जो वस्तु उनके पास है उसका भी उपयोग वो पूर्णतः उनको नहीं करने देंगे। तो यहां पर इस तरह की परिस्थिति इस व्यक्ति के साथ में जरूर बनती है। दोस्तों, बात करते हैं यहां पर शनिदेव की। शनिदेव यहां पर छठे भाव में होने के कारण शनि की एक खासियत होती है दोस्तों, वो जिस घर में भी बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। अब छठे भाव में होने के कारण क्या होगा दोस्तों, ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना और कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, इन सब का भी कारक है। तो यहां पर क्या होगा, यदि मान लीजिए कोई रोग उस व्यक्ति को लगता है तो वो रोग लंबा चलेगा। यानी नॉर्मली लोग 2 दिन में ठीक होते हैं, वो व्यक्ति 4 या 5 दिन में ठीक होगा। अगर कोई ऐसा रोग उसके लग गया जो कि थोड़ा लंबा चलने वाला, जैसे डायबिटीज होती है, या मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई भी अन्य इस तरह की बीमारी जो एक लंबी चलती व्यक्ति को अगर हो जाए तो उसके बाद में उसको बहुत लंबे समय तक उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर शनिदेव चूंकि लग्न के स्वामी भी हैं, लेकिन फिर भी अगर यदि कोई रोग लगा तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सबसे पहले जाकर के तो रोग का इलाज कराए। यदि वो व्यक्ति अपने रोग को बहुत लाइटली लेता है तो वो रोग उसका बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। यदि कोई कर्ज, कोई पैसा उधार लिया है तो जितना जल्दी हो सके उस पैसे को चुका कराएं। तो दोस्तों, शनिदेव यहां पर बीमारी को भी लंबा करते हैं दोस्तों। तो ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो जब भी कोई इसकी बीमारी हो, कोई भी रोग उसके शरीर में आए तो उसका सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराए, वरना वो रोग काफी लंबे समय तक उस व्यक्ति को परेशान करता है। कोई कर्ज यदि व्यक्ति के सर पर है तो कोशिश करें उसको जल्द से जल्द उस कर्ज को उतारने का। जितना ज्यादा डिले वो करेंगे उतना ज्यादा वो और बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, यहां पर बुध चूंकि अपने ही घर के अंदर है, आप जैसा जानते हैं कि बुध की जो मिथुन और कन्या है वो अपनी स्वयं की राशि है। तो दोस्तों, यहां पर बुध अपने ही घर में बैठे हैं लेकिन छठे भाव में बैठे हैं, तो यहां पर एक योग बनता है जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। यानी 6, 8, 12 का मालिक, 6, 8, 12 के भाव का मालिक यदि 6, 8 और 12 में ही हो तो वे एक विपरीत राजयोग बनाते हैं।
तो ऐसे में दोस्तों इस व्यक्ति की कुंडली में एक विपरीत राजयोग भी बनता है, जो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 36 वर्ष के पश्चात बुध अच्छा फल देने की स्थिति में होंगे। अब यहां बात करते हैं बुध का छठे भाव में होने का क्या तात्पर्य हुआ दोस्तों। तो दोस्तों बुध बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, विवेक का कारक है। यहां पर शनि के साथ होने पर, चूंकि दोनों की मित्रता तो है और बुध अपने ही घर में है, लेकिन ऐसे में छठे भाव में बुध का होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने बुद्धिमान होते हुए भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्योंकि छठे भाव में होने के कारण बुध के प्रभाव में कमी आना निश्चित है। तो व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी अगर बुद्धिमत्ता के कार्य न कर पाए तो दोस्तों ये उसके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यहां सूर्य है। दोस्तों मकर लग्न के अंदर सूर्य सदैव मारक फल देते हैं। मारक से मतलब है वो ग्रह कभी भी उस व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस स्थान की वो हानि करेंगे। तो यहां पर सूर्य का सप्तम भाव में होने का कारण ये है कि व्यक्ति को अपने दांपत्य सुख में वो कमी जरूर देता है। वो किसी न किसी मामले में अपने पार्टनर से कोई ना कोई शिकायत अवश्य रखता है। और यदि दोस्तों ये मान के चलें, यदि इस व्यक्ति ने सूर्य दोष का निवारण नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तलाक की समस्या आना या तलाक हो जाना या पत्नी से या पति से संबंधों का टूट जाना, उन संबंधों का, यह भी प्रायः देखा जाता है। तो दोस्तों यहां पर यह बात समझ लें कि सप्तम भाव में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई अशुभ ग्रह, पापी ग्रह है या मारक प्लैनेट है तो ऐसे व्यक्ति को शादी के समय कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए। जो दूसरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, उसकी कुंडली के अंदर ये जरूर देखना चाहिए कि जो दोष आपकी कुंडली में है कहीं वैसा दोष उस दूसरे व्यक्ति की कुंडली में तो नहीं है। अगर ऐसा दोष है तो दोस्तों भूल कर भी उस विवाह को संपन्न ना करें, क्योंकि विवाह के पश्चात उन दोनों के जीवन में तूफान आना निश्चित है। हां, यदि किसी दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव ठीक है तो होगा ये कि एक पार्टनर शिकायत करेगा लेकिन दूसरा उसको इग्नोर करेगा। चलो कोई बात नहीं, पत्नी है कह दिया, कोई बात नहीं, पति है कोई बात नहीं, गुस्सा कर रहे हैं करने दो, कोई बात नहीं, होता है। तो दोस्तों यहां पर दूसरा पार्टनर उसको मैनेज कर लेगा। यदि दोनों की कुंडली में अगर सप्तम भाव खराब हुआ तो दोस्तों वहां पर संबंधों का बिगड़ना निश्चित है। और दोस्तों यहां दूसरी बात और, सप्तम भाव में सूर्य जब सातवीं दृष्टि से लग्न स्थान को देखते हैं तो वहां पर वो उस पर्सनालिटी को गुस्से वाली पर्सनालिटी बनाते हैं। यानी व्यक्ति को बात बात पे गुस्सा आता है, बिना वजह गुस्सा आता है, बिना बात पे क्रोध करना, बिना बात पे चीखना चिल्लाना, इस तरह की एक्टिविटी दोस्तों यहां पर स्वाभाविक तौर पर होती है। व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करने वाला हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर सूर्य का प्रभाव इस कुंडली में ये होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम शुक्र की। शुक्र का यहां पर अष्टम भाव में होने का मतलब यह है दोस्तों कि शुक्र के शुभ फलों में कमी आ जाना। दोस्तों मकर लग्न की कुंडली में शनि, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं दोस्तों जो सदैव अच्छा फल देते हैं, सदैव अच्छा फल देंगे। जहां होंगे वहां की वृद्धि करेंगे, पर शर्त यही है वो 6, 8, 12 में ना हो। लेकिन दोस्तों इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि, बुध और शुक्र तीन अच्छे प्लैनेट, इस कुंडली के सबसे तीन अच्छे प्लैनेट कहां मौजूद है? 6 और 8 में मौजूद है। यानी व्यक्ति को समस्त सुखों होने के बाद भी व्यक्ति उन सुखों को भोगने की स्थिति में नहीं होता। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर उसको हमेशा परेशानी होती है कि मेरे को तो मिला ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी हो सकता है 10 कपड़े अलमारी में रखे हो लेकिन फिर भी वो सोचेगा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। क्योंकि शुक्र यहां पर लग्जरियस चीजों का कारक है, भौतिक चीजों का कारक है। सब कुछ होते हुए व्यक्ति परेशान है। व्यक्ति के पास में अच्छा मोबाइल होगा तब भी कहेगा मेरे पास तो ये मोबाइल है ही नहीं। यानी हमेशा वो जहां है उससे आगे की सोच को लेकर चलेगा और जो है उसमें संतुष्टि का भाव कभी लेकर नहीं चलेगा। व्यक्ति के पास में 10 लाख की कार है, उस 10 लाख की कार का वो उपयोग नहीं कर रहा है, दिमाग में इस चीज की टेंशन है, अरे यार मेरे पास तो 25 लाख की कार ही नहीं है। तो दोस्तों
ऐसे में वो व्यक्ति सदैव अपने पास होने जो चीज है उसका उपयोग नहीं कर पाता और सदैव वो परेशानी में रहता है। ये कारण बनता है शुक्र का यहां पर 8वें घर में होने के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं हम चंद्रमा और राहु की, जो कि 11वें भाव में है। दोस्तों यहां पर चंद्रमा चूंकि इस कुंडली में मारक प्लैनेट है, चंद्रमा इस कुंडली में मारक प्लैनेट होने की वजह से, और साथ में दोस्तों देखिए वो सप्तम भाव का मालिक भी है। तो यहां पर सप्तम भाव का मालिक होने के कारण और मारक होने के कारण 11वें भाव में होने के कारण वो दांपत्य सुख के अंदर जो सुख व्यक्ति को चाहिए उसके अंदर भी वो कमी करता है। यानी अपने लाइफ पार्टनर से उसको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता, वो उसे हमेशा कोई ना कोई कमी महसूस होती रहती है, क्योंकि वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 11वें भाव में बैठे, और 11वें भाव में वो मारक हैं। इसलिए उसे हमेशा इस तरह की शिकायत होगी कि मेरे को घूमने नहीं ले जाते हैं, या मान लीजिए लड़का है तो ये कहेगा कि ये वाइफ मेरे कहीं ले जाने के लिए कहता हूं तो कभी कोई बहाना करती है कि आज मेरे को ये काम है, वो काम है। यानी कि वो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या उससे कोई ना कोई उसको शिकायत रहती है। तो यहां पर चंद्रमा इस चीज का ये काम करते हैं। साथ ही दोस्तों ये बड़े भाई के घर का भी कारक है, तो वहां पर बड़ा भाई या तो होता नहीं है, होता है तो उसका बहुत अच्छा उससे सामंजस्य उस व्यक्ति का नहीं होता है या तालमेल का अभाव होता है। तो यहां पर चंद्रमा भी इस तरह के रिजल्ट्स कुंडली में देता है। दोस्तों साथ में यहां पर राहु भी है। राहु की दोस्तों एक खासियत होती है, राहु जहां भी बैठे होते हैं वो उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो यहां पर ये परेशानियां जो अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित परेशानियां हैं दोस्तों, ये उसमें भी वृद्धि करेंगे। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ रही है तो उस व्यक्ति को अपने बच्चों संतान से भी सदैव कोई ना कोई शिकायत रहने वाली होती है, और राहु यहां पर इन परेशानियों में और बढ़ोतरी कर देते हैं। यानी कि राहु यहां पर, राहु का एक काम है दोस्तों, जिस घर में ये बैठे हैं उससे संबंधित जो भाव है उनमें वृद्धि कर देना। अच्छा है तो अच्छे में वृद्धि कर देंगे, बुरा है तो बुरे में वृद्धि कर देंगे। यानी इसे ऐसे समझिए कि राहु एक एम्पलीफायर का काम करते हैं, माइक का काम करते हैं। जो साउंड आ रही है उसको इंक्रीज कर देना। वो अपना दिमाग नहीं लगाते कि ये अच्छा है कि बुरा है, लोग क्या कहेंगे, नहीं, जैसी साउंड आ रही है आगे से उसको इंक्रीज करना और आगे पास कर देना, ये काम राहु का होता है दोस्तों। तो यहां पर राहु क्या करेंगे, यहां पर राहु चंद्रमा के प्रभावों के अंदर वृद्धि कर देंगे, और चंद्रमा यहां पर नेगेटिव है। तो यहां पर राहु ने एक काम तो ये किया, लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, राहु और चंद्रमा दोनों वृश्चिक राशि में होने के कारण, और चूंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, और मंगल के घर में राहु और चंद्रमा होने की वजह से मंगल इन दोनों को के प्रभाव को कम करने की ताकत रखते हैं यदि हम मंगल को यहां पर बलि करते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को यदि कोई ऐसी दशा ना चल रही हो जो मंगल के बिल्कुल विपरीत है, यानी बुध की, तो दोस्तों यहां पर हम उसे 100% ये रिकमेंड करते हैं कि उस व्यक्ति को मंगल का रत्न कोरल अवश्य धारण करना चाहिए और ताउम्र धारण करना चाहिए। खाली उस दशा में उसको वो रिमूव कर देना चाहिए जब कोई मारक प्लैनेट की दशा हो। और यदि मान लीजिए वो बहुत पहले से 10-20 साल पहले से उस रत्न को पहनता आ रहा है तो उस दशा में भी उसको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों यहां पर ये चीज समझिए कि इस पूरी कुंडली के एनालिसिस के अंदर एक ऐसा प्लैनेट है मंगल जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूर्ति करता है। माता का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद, गाड़ी का सुख और आय के घर का मालिक भी है। तो दोस्तों यहां पर आप ये मान के चलें कि मंगल एक अकेला इस कुंडली में एक ऐसा योग कारक ग्रह है जो बहुत सारी चीजों की पूर्ति करता है। दोस्तों इस कुंडली का एनालिसिस करने का हमारा एक मकसद था कि कुंडली के हर भाव के बारे में जानना और उसके आधार पर उनके उपाय निर्धारित करना और उसके आधार पर ही जेमस्टोन उनको रिकमेंड करना। अब दोस्तों यहां पर इस व्यक्ति को क्या चाहिए, वो गुरु का कोई उपाय अवश्य करे क्योंकि कुंडली में मारक है। उपाय कौन से होने चाहिए, सप्तवर्ग साधन के आधार पर तय होगा। दोस्तों केतु है, केतु नीच के हैं और यहाँ राहु भी नीच के हैं, तो राहु और केतु के उपाय उस व्यक्ति को करने चाहिए। क्योंकि शनि, बुध और शुक्र अच्छे प्लैनेट हैं, इसलिए इन प्लैनेट के शुभ फलों में वृद्धि हो इसके लिए भी इन्हें उपाय करने होंगे। लेकिन ये उपाय दान नहीं होंगे दोस्तों,
शनि का दान यहां नहीं होगा, बुध का दान नहीं होगा, शुक्र का दान नहीं होगा। सूर्य का, चंद्र का, गुरु का दान यहां हो सकता है दोस्तों। तो यहां पर जो उपाय व्यक्ति को रिकमेंड किए जाएंगे दोस्तों, वो उस आधार पर किए जाएंगे कि कैसे इस व्यक्ति को कौन सा ग्रह कहां बैठकर कितने बल के साथ उसको शुभ अशुभ फल दे रहा है, उसके आधार पर उसको उपाय बताए जाएंगे दोस्तों। एक यदि मान लीजिए आपने इस कुंडली का एनालिसिस किया और किसी विद्वान की आपने सहायता भी नहीं ली, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? यहां पर बृहस्पति का उपाय, यानी वो व्यक्ति गुरुवार से शुरू करे और गाय को गुड़ देना शुरू करे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में गुरु के थोड़े से दुष्प्रभाव उसके धीरे धीरे क्षीण होंगे, और ये उपाय दोस्तों उसको पूरी उम्र ताउम्र करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बृहस्पति की अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म दशा, कहीं ना कहीं बृहस्पति हमेशा आते रहेंगे। तो ये उपाय उनको करना चाहिए। यहां पर सूर्य के उपाय के अंदर दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करना, ये उपाय इनको अवश्य करना चाहिए। और यहां पर चंद्रमा का एक उपाय, जो कि शिव मंदिर में जाकर के सोमवार के दिन शिव जी को दूध और जल से अभिषेक करना। दोस्तों ये 3 उपाय तो इस व्यक्ति को पूरी जीवन में करने ही चाहिए। ये उपाय जो व्यक्ति पूरे जीवन में करेगा, तो उस व्यक्ति को 3 से 4 माह के पश्चात अपने कष्टों के अंदर कुछ कमी महसूस होना शुरू होगी और उसकी गाड़ी अपनी पटरी पर आने लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं शनि, बुध और शुक्र की, और केतु और राहु की। तो दोस्तों अगर आप इस पूरी कुंडली में देखें, तो केवल मंगल को छोड़कर सभी ग्रहों के उपाय इस व्यक्ति को करना लाजमी और करना चाहिए। अब यदि व्यक्ति उस कुंडली के उपाय करेगा, तो उसके जीवन में हो रहे परिणामों में परिवर्तन अवश्य आएगा, शुभ फलों में परिवर्तन अवश्य आएगा। नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे, शुभ फलों से प्राप्त होंगे। और यदि दोस्तों ये व्यक्ति अपनी कुंडली के उपाय नहीं करता है, तो जो समस्या जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कोई संशोधन होने वाला नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप कुंडली को, अपनी कुंडली को एनालिसिस करें, तब इस तरह से एक एक प्लैनेट की स्थिति को देखें। स्थिति को देखने के बाद में उसके क्या अंश हैं वो देखें, किस स्थान पर बैठे हैं, किस दृष्टि से किसको देख रहे हैं वो देखें, किस ग्रहों के साथ उसकी युति बन रही है वो देखें। और उसके पश्चात बहुत छोटे से उपाय, अगर मान लीजिए कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, उस देवी देवता से संबंधित पूजा को तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए आपने। अब लेकिन बहुत सी चीजें होती है कि सूर्य के कौन से देवता की क्या पूजा करें। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो व्यक्ति किस क्षेत्र में रह रहा है। अब मान लीजिए रेगिस्तानी में रह रहा है, या वो किसी हिल स्टेशन पर रह रहा है जहां सर्दी का मौसम है या बर्फ गिरती है। दोस्तों यदि मान लीजिए उसको कोई ऐसा उपाय बताया जाए जो वो नदी के आसपास हो सकता है, या मान लीजिए कोई जल प्रवाह है, या मान लीजिए कोई पूजा है, या मान लीजिए किसी मंदिर में जाना है उसको। अब साउथ के मंदिर में, साउथ में कोई व्यक्ति रहता है, वहां उसको उपाय बताया जाए कि भाई नवग्रह मंदिर जाइए, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ में कोई व्यक्ति है और उसको कहा जाए, तो बेचारा नवग्रह मंदिर कहां ढूंढेगा। या मान लीजिए कोई विदेश में रहता है। तो दोस्तों इसीलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र में रहते हैं, कहां रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं। इन्होंने सिर्फ हमें एक डिटेल दी थी और हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे अपनी कुंडली का एक एनालिसिस करके बताएं। तो हमने सोचा कि चलो इस वजह से आप लोगों को भी एक मौका लगेगा कुंडली को समझने का कि किस तरह से कुंडली की प्रेडिक्शन की जाती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने जिस जगह वो रहते हैं वो डिटेल हमें दे, ताकि हम उनको इस कुंडली से संबंधित जो आपके उपाय हैं वो हम आपको रिकमेंड कर सके। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद और था कि मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि हम एक पेड सर्विस शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर यदि आप भी अपनी कुंडली को इसी तरह से एनालिसिस कराना चाहते हैं, उसके शुभ अशुभ, उसके योग के बारे में, उनके फलों के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, क्या फल देंगे, अगर ये जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारी ये सर्विस ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल शुल्क के साथ हमने ये सर्विसेज शुरू की है, जिसमें हम आपको पूरा फॉलोअप देते हैं। पूरा हम 3 महीने तक आपको, जब भी ये आप उपाय आप करेंगे,
कैसे करना है, क्या करना है, 3 महीने तक का हम उसमें आपको प्रॉपर फॉलोअप देंगे। और दोस्तों, इस कुंडली की एक खासियत बात मैं और बताता हूं कि इस कुंडली में इस समय पर सूर्य की महादशा और चल रही है, यानी कि व्यक्ति अपने दाम्पत्य सुख को लेकर के इस समय काफी परेशान होगा, या अपने लाइफ पार्टनर से उसको बहुत ज्यादा परेशानियां महसूस हो रही होंगी। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो बनाया आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पता लगे कि कुंडली में कौन से योग कैसे होते हैं, उनको कैसे देखा जाता है, कैसे उनका एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए। और यदि दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9829031731। हमारी मेल आईडी है shubhratan.india@gmail.com, shubhratan.india@gmail.com। दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।